एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी चल रही है, उसके चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इससे पुरानी वाली वीडियो में मैंने इसका पहला पार्ट बनाया था क्वेश्चन आंसर का, अब इसका अगला वाला पार्ट है। तो सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। इसमें पूछा है कॉलम मैच करना है। तो पहला है समर सोल्स्टिस। तो समर सोल्स्टिस कब आएगा? ये आएगा अपना 21 जून को। इंडिया का एग्जाम्पल लेके हम चल रहे थे। इंडिया आता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और इंडिया में गर्मी कब पड़ती है अपनी? मई जून के महीने में पड़ती है, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस आता है 21 जून को, ठीक है। और विंटर कब आएगा? विंटर आएगा सर्दियों के महीनों में इंडिया में। तो कब आती है भैया? दिसंबर में आती है। तो 22 दिसंबर को आएगा विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर में इनका अपोजिट करके देख लेना। वहाँ पर विंटर सोल्स्टिस आएगा कब? मई जून के महीने में, जून में। और समर कब आएगा? दिसंबर में। वेरी गुड। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, एक वीडियो भी बनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है? गर्मियों में। 25 दिसंबर को। इंडिया में तो सर्दी होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में गर्मियाँ होती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अभी भी क्लियर नहीं है तो एक बार पुरानी वीडियो देख लो, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये सब चीज़ें। इसके बाद इक्विनॉक्स कब आता है? इक्विनॉक्स आता है अपना 23 सितंबर को, ठीक है। इसके अलावा एक 21 मार्च को भी आता है। इक्विनॉक्स में क्या होगा कि जो सूरज की किरणें होंगी वो सीधे सीधे इक्वेटर पे आएंगी, तो ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी। इसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो कब आएगा? 23 सितंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑर्बिट पूछा है। ऑर्बिट क्या होता है भैया? आप बताओ मुझे, क्या होगा ऑर्बिट? क्या पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये फिक्स होता है, ये बदलता नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ हो गया आज वहाँ हो गया। तो ये अपना सूरज है, ये इसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो एक फिक्स पाथ में घूम रही है और हमेशा से घूम रही है। तो इसको हम, इस पाथ को, ये जो रास्ता है ना, रास्ता जिस पर पृथ्वी घूमती है, इस रास्ते को हम ऑर्बिट बोलते हैं। जबकि ये जो प्रोसीजर है, जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, इस घटना को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें। फिक्स्ड पाथ क्या होता है? रास्ता फिक्स क्या होता है? ऑर्बिट होता है। और जो ये फिनोमेना है चारों तरफ घूमने का, ये होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, ठीक है। तो डेली मोशन ऑफ अर्थ क्या बोलते हैं इसको हम? क्या होता है रोटेशन? डेली मोशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन डेली मोशन ऑफ द अर्थ। तो ऐसे करके आप पूरे के पांचों की पांचों मिला लिए। इनके आंसर भी मैंने नीचे लिख रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि 10 या 20 शब्दों में, मतलब 1 या 2 लाइनों में लिखी जाती हैं। पहला क्वेश्चन है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का एक वीडियो, पुरानी वाली वीडियो थी ना इससे पहले, उससे एक डायग्राम दे के समझाया था कि ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, ये सूरज है, बड़ा सा सूरज है। तो एक टाइम पर केवल आधे वाले भाग में सूरज की किरणें आएंगी। तो वहाँ पे क्या, आधे वाले भाग में सूरज की किरणें नहीं आएंगी। तो जहाँ किरणें नहीं आती हैं वो जगह रात होती है। आपने देखा होगा 12 घंटे दिन होते हैं, 12 घंटे रात होती है। तो जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं आती वो रात होती है, जहाँ पर सूरज की किरणें आती हैं वो दिन होता है। तो एक सर्कल टाइप का बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास फ़ोटो नहीं है, लेकिन पुरानी वाली वीडियो में मैंने फ़ोटो देखकर समझाया है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? हाँ बेटा, एक चीज़ ध्यान रख लेना, इनको नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको फाइनल एग्ज़ाम में आंसर लिखना रहेंगे क्वेश्चन के, ठीक है। थ्योरी नहीं लिखना रहेगी, आंसर लिखना रहेंगे। तो आप आंसर ज़रूर नोट डाउन कर लेना। थ्योरी होती है समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर हमें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी तो हम किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब में केवल क्वेश्चन दिए रहते हैं, आंसर नहीं दिए रहते। तो आंसर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। आंसर है द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसका मतलब है कि ऐसा सर्कल
जो कि दिन को रात्रि से डिवाइड करता है ग्लोब पर। ग्लोब, व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, एनसीईआरटी की थ्योरी में लिखा हुआ है। तो उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी, अब इसमें ग्लोब की जगह अर्थ भी लिख सकते हैं। द सर्कल डेट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द अर्थ इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, विच मोशन ऑफ द अर्थ इज एसोसिएटेड विद द चेंजेस सीजन। बताओ भैया बताओ, अगर आपने पुरानी वीडियो बहुत अच्छे से देख रखी है तो आप चुटकी में बता सकते हो कि सीजन जो बदलते हैं ना वो रिवॉल्यूशन की वजह से बदलते हैं, और जो दिन और रात आती है वो रोटेशन की वजह से आती है। तो अर्थ के पास दो मूवमेंट होती हैं, एक होती है रिवॉल्यूशन, दूसरी होती है रोटेशन। ठीक है, तो जो सीजन बदलते हैं वो रिवॉल्यूशन की वजह से आते हैं। सीजन कौन कौन से अपने पास? विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम है। रोटेशन, जो डे एंड नाइट ये जो पृथ्वी पर आते हैं ना, इसको रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, रोटेशन की वजह से दिन रात होते हैं और रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होते हैं। अगला क्वेश्चन, वाई डू सीजन चेंज। अरे अभी तो पढ़ा था ऊपर, सीजन क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि रिवॉल्यूशन होती है। सीजन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। भैया ये सूरज है, ये पृथ्वी घूम रही है, किस में घूम रही है? एलिप्टिकल शेप में रिवॉल्यूशन कर रही है। तो अगर पृथ्वी यहाँ पे होगी, ठीक है, अगर नॉर्थ पोल ज़्यादा सूरज की तरफ झुका होगा, साउथ पोल दूर होगा, तो नॉर्थ पोल पर धूप होगी, गर्मी होगी, तो वहाँ पर गर्मियाँ होंगी। साउथ पोल सूरज से दूर होगा तो वहाँ पर सर्दियाँ होंगी। नॉर्थ पोल पर यहाँ पर गर्मी होगी। ऐसे ही अगर पृथ्वी यहाँ पर आ गई, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अब साउथ पोल सूरज की तरफ आ गया तो यहाँ पर गर्मी होंगी, गर्मी। और नॉर्थ पोल सूरज से दूर चला गया है, ये सूरज है ना, ये दूर चला गया नॉर्थ पोल सूरज से, तो यहाँ पर आवाज आएगी ठंडियाँ। तो सीजन क्यों बदलते हैं? सीजन बदलते हैं आपके रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। चलो अगला क्वेश्चन है, वाई डू द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट। आप बताओ, पोल के पास में जो एरिया होते हैं वहाँ पे हीट कम होती है, क्यों? सीधा सा कारण है, क्योंकि सूरज की जो किरणें आती है ना वो स्लैंटिंग आती हैं। स्लैंटिंग का मतलब क्या है? चलो डायग्राम की मदद से देखते हैं। स्लैंटिंग का मतलब यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपके लिए डायग्राम। ये आपका भैया सूरज है, गोल नहीं बना, ठीक है यार, लेकिन चल जाता है। ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये पृथ्वी का एक्सिस है, ये क्या है? इक्वेटर है, इसको हम ई बना देते हैं, इक्वेटर को। तो ये आ रही हैं सूरज की किरणें। अब आप देखोगे कि जो इक्वेटर है ना उस पे तो सूरज की किरणें सीधी आ रही हैं, लेकिन जो पोल है नॉर्थ और साउथ, इसमें सूरज की किरणें थोड़ी स्लैंट हो रही हैं। स्लैंट हो रही मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ रही हैं, थोड़ी तिरछी होकर पड़ रही हैं। तो तिरछी होकर पड़ने के कारण जो पोल्स होते हैं ना उसमें कम वो रहती है, हीट रहती है, कम ऊर्जा रहती है। ये रीजन है। इसको आंसर फॉर्म में कैसे लिखा है? इट इज़ बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग ऑन द पोल्स। स्लैंटिंग मतलब तिरछी आती हैं पोल्स की तरफ, इसलिए कम हीट रहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर ऑन नदर्न हेमिस्फीयर। चलो बताओ, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब अपने इंडिया की आधा बांट देते ना पृथ्वी को नदर्न एंड सदर्न में, तो इंडिया किस में आती है? नदर्न में। तो नदर्न बोल दो चाहे इंडिया बोल दो। अब इंडिया में बताओ, आप जहाँ रहते हो वहाँ बताओ, लंबे दिन और छोटी रातें कब होती हैं? मई जून के महीने में होती हैं। जून के महीने में लंबे दिन होंगे, छोटी रातें होंगी। तो इसका आंसर है 21 जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच हेमिस्फीयर डज ऑस्ट्रेलिया लाई। अरे भैया इतनी बार बता दिया ये तो, इस वीडियो भी बनाई है मैंने, शॉर्ट्स भी बनाई है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों के महीने में आता है, बाकी अमेरिका में, कनाडा में, रसिया में ये ठंडियों के महीने में आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है उसमें पड़ती है भैया गर्मी।
तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, लिख लिया आपने? पॉज करके लिखते जाना। सच्ची बता रहा हूँ, पॉज करके लिखते जाना बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अपनी पृथ्वी घूमेगी नहीं तो क्या हो जाएगा? हमने थ्योरी की जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें बताया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, वैसी तो ऐसी आने वाली नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आएगी कि अर्थ रोटेट नहीं होगी तो इसमें क्या होगा कि पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। पृथ्वी पर जो हिस्सा है ना, जो सूरज की तरफ रहेगा, देखो अभी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है तो एक हिस्सा सूरज की तरफ रहता है, एक पर सूरज नहीं आता है। तो जो सूरज की तरफ रहता है वहाँ पे दिन रहता है, बाकी जगह पे रात होती है। अगर पृथ्वी नहीं घूमेगी तो दिन रात होंगे नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो पोर्शन है जो सूरज की तरफ है वो उस पर हमेशा दिन रहेगा। ठीक है, और दिन रहेगा तो हमेशा वहाँ पे गर्मी रहेगी। कंटिन्यूस वार्मथ इन द रीजन, हमेशा गर्मी रहेगी। और उसी समय पे जो दूसरा हिस्सा है जो सूरज से विपरीत दिशा में, जहाँ पे सूरज की किरणें नहीं आ रही हैं, वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की लाइट नहीं आ रही है। और फ्रीजिंग कोल्ड, ठंडियाँ रहेंगी। क्यों? क्योंकि हीट नहीं आ रही है। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि सूरज से हमें लाइट मिलती है, सूरज से हमें गर्मी मिलती है। तो ये ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब बड़ी खतरनाक कंडीशन है जिस पे जिंदा रहना मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी, अपनी एक्सिस पे नहीं घूमेगी, तो वहाँ पे जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मैं मिटा देता हूँ, आप इसका आंसर लिख लीजिए, पॉज करके वीडियो को आराम से लिख लीजिए इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये पूछा है, हाउ डज लीप ईयर। ये मैंने जो ज्योग्राफी की जो थर्ड वाला चैप्टर पढ़ाया था उसके सेकंड वाली वीडियो में बताया है कि लीप ईयर कैसे बनता है। ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। इसको यहाँ पे लिखना है 365 एंड 1/4 डेज। ठीक है, तो 365 एंड 1/4 डेज ये पृथ्वी टाइम लेती है सूरज के चारों तरफ घूमने में, मतलब 365 दिन और 6 घंटे। 1/4 का मतलब होता है 24 घंटे का 1/4 होगा 6 घंटे। तो 365 दिन एंड 1/4 डे मतलब 6 घंटे लेती है कंप्लीट करने में सूरज के चारों तरफ। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं, एक साल 365 दिन का होता है और 6 घंटे को हम इग्नोर कर लेते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी सहूलियत के लिए 6 घंटे को हम इग्नोर कर देते हैं। अब ये 6 घंटे हर साल में हम बचाते चलें तो 4 साल बाद 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे मतलब एक दिन हो जाएगा 4 साल बाद। तो हर 4 साल बाद जो 365 दिन का रिवॉल्यूशन था उसमें एक दिन जोड़ दिया जाएगा तो वो 366 दिन का हो जाएगा। अब वो एक दिन किसी न किसी महीने में तो जोड़ना पड़ेगा, तो हम फरवरी में जोड़ देते हैं। वैसे भी फरवरी के पास केवल 28 दिन होते हैं, तो हम हर 4 साल में एक दिन फरवरी को एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों की हो जाती है। ठीक है, और पूरा का पूरा साल 366 दिन का होता है। ये मैं मिटा देता हूँ, पूरा क्रैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लीप ईयर कौन सा साल है जिसमें फरवरी 29 दिनों की हो जाएगी 28 दिनों की बजाय, और 365 दिन की बजाय 366 दिन का एक साल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है बेटा, यार पता है बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं ये, इनको आप नोट कर लो। इस पर तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है 6 वाले में, और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। देखो बेटा, अपन भले ही अभी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन चल रहा है, अच्छा खासा कंपटीशन चल रहा है। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी ज़माना चल रहा है। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश हेल्प करती है ना। तो आप बस नोट डाउन कर लो। और फिर ये मेरी बात है, अभी आप पढ़ रहे हो
5-6 साल बाद देखना, जब आप 11th-12th में आ जाओगे ना, जब आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए फाइट करोगे, जैसे किसी को कलेक्टर बनना रहता है, किसी को डॉक्टर बनना रहता है, किसी को साइंटिस्ट बनना रहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उस टाइम पे ये बातें आपको याद आएंगी कि ये पढ़ाई क्यों ज़रूरी थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट डाउन करते जाओ। हाल फिलहाल में तो ये आपके एग्ज़ाम में काम में आने वाला है, लेकिन 5-6 साल बाद आपके कंपटीशन में काम में आने वाला है, आपकी तैयारी करने में हेल्प करेगा ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद ए डायग्राम। डायग्राम की मदद से इन चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है। समर सोल्स्टिस क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है। ये थ्योरी की जो वीडियो चल रही थी ना चैप्टर 3 की, इसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये अर्थ की पोजीशन बता रखी है इतनी सारी, तो ये बीच में अपना गोला क्या बना है, सन, सूरज। ठीक है, ये सूरज है, ये सूरज की किरणें जा रही हैं। ये पृथ्वी की पोजीशन है। पृथ्वी गोल बिल्कुल सीधी नहीं होती, ये थोड़ी टिल्टेड रहती है। तो ये देखो, ये झुकी हुई है, ये झुकी हुई है, ये झुकी हुई है, ये झुकी हुई है। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। एन ऊपर एस नीचे, एन ऊपर, एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, एन ऊपर एस नीचे। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो 21 जून वाले दिन, 21 जून वाले दिन नदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी पड़ेगी, समर इन द नदर्न हेमिस्फेयर, तो उसको हम बोलेंगे समर सोल्स्टिस। और इस दिन क्या होगा, सदर्न में ठंडियाँ पड़ेंगी। तो 21 जून को नदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियाँ पड़ेंगी और सदर्न में ठंडियाँ पड़ेंगी। 21 जून को दिन सबसे लंबा होगा नदर्न में, सदर्न में दिन सबसे छोटा होगा, तो इसको हम समर सोल्स्टिस बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, 21 जून के अलावा इक्विनॉक्स की कंडीशन बताइए। तो 21 मार्च वाले दिन और 23 सितंबर वाले दिन जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की ऐसी पोजीशन आएगी जिसमें सूरज की किरणें डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेंगी। तो इन दिनों में ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ेगी ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, दिन और रात लगभग बराबर होंगी, 12-12 घंटे की होंगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विनॉक्स बोलेंगे। ठीक है, और 23 दिसंबर वाले दिन, 23 दिसंबर, इन्होंने यहाँ पे लिख नहीं रखा है, मैं लिख देता हूँ, 23 दिसंबर। इस दिन क्या होगा कि जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ हेमिस्फेयर, उसमें दिन छोटे हो जाएंगे और रातें लंबी हो जाएंगी। तो 23 दिसंबर वाले दिन रात लंबी होगी, दिन छोटे होंगे नदर्न हेमिस्फेयर में, तो इसको हम बोलेंगे विंटर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस, सोल्स्टिस की स्पेलिंग आप इधर से देख लीजिए। ठीक है, तो समर सोल्स्टिस हो गया विंटर। अब थ्योरी, अब लिखा हुआ है समर सोल्स्टिस, द नदर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन ऑन 21 जून। 21 जून को जो नदर्न हेमिस्फेयर होगा ना, वो सन की तरफ टिल्टेड होगा, झुका हुआ होगा। तो जो सूरज की किरणें हैं वो सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ेंगी, तो इसलिए ये एरिया ज़्यादा हीट, कौन सा एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला वो एरिया जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, लेकिन जो पोल्स है ना, पोल्स, वहाँ पे तो कम हीट आती है, क्योंकि स्लैंटिंग, देखो पोल्स पे हमेशा बर्फ़ जमी रहेगी, उसे मतलब नहीं है कहाँ सर्दी पड़ रही है कहाँ गर्मी पड़ रही है, नदर्न में क्या हो रहा है सदर्न में क्या हो रहा है, पोल्स को कोई मतलब नहीं है। पोल्स पे तो सूरज की किरणें आ ही नहीं पाती हैं, तो वहाँ पे तो बर्फ़ रहेगी। ठीक है, लेकिन जो पोल्स होंगे ना, पोल्स, ध्रुव, जो नदर्न पोल होगा 21 जून वाले दिन, वो थोड़ा कि थोड़ा किससे, सूरज की तरफ रहेगा, तो वहाँ पे 6 महीने के लिए दिन आने वाले हैं। और जो सदर्न पोल होगा उनमें 6 महीने के लिए रात आने वाली है। कब, मई जून के महीनों में। मार्च से लेकर सितंबर तक नदर्न हेमिस्फेयर में कंटिन्यूस दिन रहते हैं और सदर्न में कंटिन्यूस रात रहती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस।
बच्चों एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि समर सोल्स्टिस अर्थ की पोजीशन है। अर्थ की पोजीशन में बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, कुछ पोल्स में होते हैं, कुछ इक्वेटर में होते हैं, कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होते हैं। तो ये हो गया हमारा समर सोल्स्टिस। अब इसमें आगे क्या लिखा है, सिंस ए लार्ज एरिया ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। चूँकि नदर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़ा एरिया सूरज की किरणें पाता है, तो गर्मियाँ होंगी किसमें, इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ में। तो जो लंबा दिन होगा और छोटी रात होगी 21 जून को होगी। यह पूरी की पूरी कंडीशन सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टी हो जाती है। तो मई जून के महीनों में विंटर मतलब सर्दियाँ होंगी और लंबी लंबी रातें होंगी, छोटे छोटे दिन होंगी। तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस। विंटर सोल्स्टिस भैया बिल्कुल आप समझ जाओ, विंटर उल्टा करना है। 22 दिसंबर वाले दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे कैंसर था, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न था, उस पर सीधे सीधे सूरज की किरणें आएंगी, क्योंकि साउथ पोल है वो सूरज की तरफ झुका रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सूरज की किरणें हैं वो सीधे की सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएंगी। तो लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। तो इस पोजीशन को हम बोलेंगे विंटर सोल्स्टिस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बच्चों इसका तीसरा कंपोनेंट था, क्या था तीसरा, इक्विनॉक्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब से आपको पढ़ा रहा हूँ 3-4 दिन हो गए लगातार, मैंने बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझाई हैं। तो जो इक्विनॉक्स है ना, इक्विनॉक्स ये पहले मिटा देता हूँ मैं सब। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताओगे, या तो थ्योरी की किताब से देख के लिखो, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, या फिर मैंने जो वीडियो बनाई है क्वेश्चन आंसर की, वहाँ पे भी इक्विनॉक्स के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में इसका आंसर लिख के बताओ। यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो के साथ साथ में चैप्टर 3 की थ्योरी भी ख़त्म हो गई है, चैप्टर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर भी ख़त्म हो गए हैं। अगली वीडियो से हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन दबा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी आपके साथ देखें इन वीडियो को, तो उनको शेयर कर सकते हो। और कोई भी अगर आपके अंदर डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।